हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व हुआ था और उसे इवेल्युएट कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम सब पढ़े थे। तो आज हम सब जानेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे इवेल्युएट कैसे करते हैं। और अगर आप सब सरफेस इंटीग्रेशन अगर पढ़ रहे होगे बुक में, तो आप सबको ये मिला होगा ds इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। तो ये सब क्या होता है, इसे यूज कब करते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, ये सब जानेंगे अब इसी वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं ना कि सरफेस इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले कंसिडर करें कि कोई एक सरफेस है, सपोज करें ये कोई एक सरफेस है और अगर इसका लोकेशन हमको पता करना है तो यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज करें ये इसका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसे बोला जाता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम लोग इस तरह से एक्स वाई जेड लिखें तो इस टाइप का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसे बोला जाता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि जो एक्स और वाई है ना, अगर एक्स और वाई को अगर हम लोग राइट हैंड में ऐसा कर्ल करें एक्स को वाई की ओर, यानी कि सपोज करिए एक्स क्रॉस वाई निकाल रहे हैं इस टाइप में, तो ये जो थंब है ना वो जेड डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है। तो इस टाइप में जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा उसे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड कहीं भी आप लिख सकते हो, लेकिन जब इस तरह से एक्स वाई जेड लिखते हैं तो इसे बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सपोज करें कि ये कोई एक सरफेस है जिसका नाम एस है। और अब क्या करते हैं कि सपोज करें कि इस पूरे सरफेस पे कोई एक वेक्टर डिफाइन है, सपोज करें उस वेक्टर का नाम हम ए वेक्टर देते हैं और ये पूरे सरफेस पे डिफाइन है। कहने का मतलब कि इस पूरे सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा ये जो वेक्टर है। अब क्या करते हैं, ये जो सरफेस है इसे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट में हम लोग बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में उतना छोटा नहीं दिखा सकते, तो आप लोग ये समझ लोगे कि ये बहुत छोटा है। ठीक है। और ये इसका जो एक सरफेस है, कोई सा भी एक सरफेस, सपोज करें ये सरफेस, ये वाला, इसका जो एरिया है वो ds है। तो अगर हम इस सरफेस से एक आउटवर्ड नॉर्मल खींचे, ठीक ना, तो इस टाइप का जो वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जितना इसका एरिया होगा, ये छोटा सा जितना एरिया होगा उतना मैग्नीट्यूड का अगर एक हम लोग नॉर्मल वेक्टर खींचें सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करें कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कहने का मतलब पूरा तरह से बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है। तो इस टाइप का जो सरफेस होता है ना, इस सरफेस में हमेशा जब नॉर्मल वेक्टर खींचेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, कहने का मतलब अगर इस सरफेस के लिए लिखेंगे तो इस साइड में नॉर्मल वेक्टर होगा, अगर इस सरफेस के लिए लिखेंगे तो ये नीचे होगा। ठीक, तो इसे बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा बाहर बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो भी नॉर्मल होता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा, सपोज करिए क्लोज सरफेस नहीं है, सिंपली एक डिस्क है, तो इस डिस्क में नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक, तो दोनों साइड में हम लोग ले सकते हैं, किधर भी जिधर मन करे। लेकिन अगर ये क्लोज सरफेस हो जाए, अगर कोई क्लोज सरफेस हो जाए, कहने का मतलब अगर कोई ऐसा सरफेस जो वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा हो, उसे बोलते हैं क्लोज सरफेस, सभी तरह से बंद, कहीं से भी खुला नहीं रहेगा। तो वैसे वाले में जो सरफेस होता है, तो हर एक सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में जब लिखते हैं ना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब कि पूरे सरफेस के बाहर बाहर, इसके अंदर से नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप का जो नॉर्मल होता है उसे बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस सरफेस पे हम लोग इसी टाइप का जो नॉर्मल है वो आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग खींचे हैं। तो ये जो वेक्टर हुआ ना, इसे बोलते हैं ds वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो यहाँ जो ds वेक्टर हो जाएगा, ये ds वेक्टर क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड है ds और इसका जो डायरेक्शन है वो एन कैप के डायरेक्शन में है। तो ds वेक्टर को हमेशा इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो a डॉट ए वेक्टर है और ये ds वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते जाते हैं हर एक सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए यहाँ भी एक आउटवर्ड नॉर्मल बनाएंगे और a वेक्टर के साथ उस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरह हर एक जितना भी सरफेस डिवाइड हुआ है, हर एक छोटे छोटे सरफेस के लिए क्या करेंगे, a वेक्टर और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते जाएंगे। और अगर सबका अगर हमको जोड़ दे, सबका अगर सम निकाल दे, ठीक ना, तो इसी को बोला जाता है सरफेस इंटीग्रेशन। और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन देते हैं। अगर अभी आप डबल इंटीग्रेशन नहीं देना चाहो तो आप नहीं भी दे सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्या लिखते हैं, एस। ये क्या बता रहा है कि ये जो इंटीग्रल है इसको किसी सरफेस पे हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे एस लिखते हैं। तो इसी को बोला जाता है सरफेस इंटीग्रल। तो ये क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन।
सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए ओवर सरफेस एस, यानी कि एस सरफेस के ओवर पे ये हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करते हैं। ठीक, तो इसको लिखते ऐसा है, तो यही है सरफेस इंटीग्रल, इसको लिखते ऐसा ही है। अभी हम लोग सीखेंगे कि इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं कुछ बात। तो सबसे पहला क्या है कि ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है, तो इसको अगर ऐसा गोल से दिखाया जाए या फिर ऐसा करके दिखाया जाए, ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है ये किसी क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। क्लोज सरफेस अभी कुछ देर हम लोग पढ़े थे, ऐसा सरफेस जो सभी तरह से बंद हो, कोई वॉल्यूम को इनक्लोज करता हो, जैसे कि क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर मतलब ऊपर और नीचे दोनों ढक्कन बंद हुआ, सिलेंडर कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप का जो सरफेस है क्लोज सरफेस, अगर उस क्लोज सरफेस पे अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करते हैं तो वहां पे ऐसा गोल लगाते हैं, ठीक ना, या फिर ये दोनों में से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक, ये बताता है कि कोई क्लोज सरफेस पे ऐसा सरफेस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट किया जा रहा है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई एक वेक्टर है जिसका कि अगर उसका सरफेस इंटीग्रेशन करें तो इसे बोला जाता है फ्लक्स, ठीक ना, इज कॉल्ड फ्लक्स ऑफ ए, यहाँ पे एस लिखना पड़ेगा क्योंकि किसी सरफेस के पे कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है फ्लक्स किसका, ए वेक्टर का, ओवर यानी एस सरफेस के ऊपर में जितना भी फ्लक्स होगा उसको अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसका एरिया जो भी सरफेस इंटीग्रेशन होगा उसको सोल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इस ए वेक्टर का, यानी कि जो फ्लक्स है वो अगर जीरो हो जाए, ठीक, तो इसे क्या बोला जाता है, देन तब ये जो ए वेक्टर होगा इसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल बोलते हैं। देन ए वेक्टर इज कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो जब अगर ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है यानी कि फ्लक्स है, अगर ये फ्लक्स जीरो हो जाए किसी सरफेस पे, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई जो वेक्टर है जिसका सरफेस इंटीग्रेशन निकाल रहे थे वो सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक ना, ये हम लोग इससे बता सकते हैं। और जब हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं तब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर का डाइवर्जेंस किसी पॉइंट पे जीरो हो जाए तब भी वो वेक्टर को क्या बोला जाता था, सोलेनोइडल वेक्टर बोला जाता था। तो अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा। तो जब अगर उसका फ्लक्स जीरो है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उसका डाइवर्जेंस क्या है, जीरो है। ठीक, ये था इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग ये जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो अगर कोई सरफेस गिवन है जिस सरफेस पे हमें सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना हो तो करते क्या है उसको, तो सपोज करें वो एक सरफेस है इस तरह से, कोई एक सरफेस है इस तरह से, और इस सरफेस पे हमें इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। और अगर हम इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें तो ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक, तो अगर इस सरफेस पे सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेते हैं कोई एक प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ठीक ना, या तो एक्स वाई प्लेन पे, या तो जेड एक्स प्लेन पे, या फिर जेड वाई प्लेन पे। ठीक, ये प्लेन समझ में आता है। एक मिनट, अगर सपोज करें कि हाँ ये कॉपी है तो आप लोग समझ लो ये सीधा है, ठीक ना, ये सीधा है, आप लोग बस समझना। तो करेंगे क्या, एक मिनट, ठीक, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, मतलब ये वाला, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक, यहाँ पे एक प्लेन बन रहा है ना, यहाँ पे देखें, तो अगर इसे एक्स एक्सिस बोले, इसे वाई एक्सिस बोले और इसे जेड एक्सिस बोले तो ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, ये क्या होगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक, और ये जो पीछे बन रहा है ये क्या बन जाएगा, वाई जेड प्लेन बन जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे प्लेन बन रहा है, ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन को बोलेंगे क्या, एक्स वाई प्लेन, और इसको बोलेंगे जेड एक्स प्लेन, और इस प्लेन को क्या बोलेंगे, जेड वाई प्लेन। तो कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे जिस सरफेस पे हमके सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना हो उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेते हैं। अब ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या है, तो आपको सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि अगर सपोज करें कि यहाँ ऊपर से अगर आप लोग लाइट दें, ठीक ना, अगर ऊपर से आप लोग लाइट दें तो इसका शेडो कहाँ तक बनेगा, तो इसका शेडो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, यानी कि इसका जो ये पार्ट है
ये पार्ट यहाँ आके मिल रहा होगा, ये पार्ट यहाँ आके मिल रहा होगा, ठीक, ऐसा ऐसा मिल रहा होगा, और इसका ये पार्ट यहाँ कहीं आके मिल रहा होगा इस तरह से, ठीक। इस तरह से लाइट पड़ के यहाँ पे शेडो एक इसी के बाउंड्री टाइप में बनता है, ठीक। तो अब हम लोग ये जो सरफेस एस था ना, सपोज करिए इसका प्रोजेक्शन बन के ये आर रीजन में कन्वर्ट हो गया, इसका प्रोजेक्शन बन के। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस सरफेस पे हमें सरफेस इंटीग्रेशन इवेलुएट करना था उसमें ना करके अब हम लोग इसमें करेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा आसान भी होता है इवेलुएट करना। तो सरफेस इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए ही हम लोग ऐसा मेथड अपनाते हैं, ठीक ना। अभी आप लोग को बताएंगे कि ऐसा क्यों प्रोजेक्ट करते हैं और आसान कैसे होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस सरफेस को अगर इस तरह से ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में किए तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर रीजन बना, ये जो आर रीजन बना, अब इस रीजन पे अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये करना आसान भी होता है, ठीक ना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इसका प्रोजेक्शन तो ये है ना, तो इस पे अगर सरफेस इंटीग्रेशन इवेलुएट करेंगे तो इसका कैसे हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसे समझो, एक मिनट आपको, सपोज करो कि ये कोई एक हेमिस्फीयर है, ठीक ना, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर किस टाइप में होगा, इस टाइप में होगा। ये है हेमिस्फीयर। अगर इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेंगे तो कैसा बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक। इसका ये पार्ट यहाँ पे आके मिलेगा, इस टाइप से बनेगा ना। यानी कि अगर ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर ऊपर से हम लोग लाइट देंगे तो इसका शेडो नीचे कैसा बनेगा, एक सर्कल टाइप में बनेगा। तो अगर हम ये जो रीजन बना, ये जो रीजन बना, इस रीजन पे अगर हम पूरा पूरा सरफेस इंटीग्रेशन इवेलुएट कर देंगे ना, तो वही आंसर हो जाएगा इस सरफेस पे जितना इवेलुएट करके आएगा वो, ठीक ना। तो हम लोग को ये करना आसान होगा। आप ही सब बताओ कि अगर 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 इस पे सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग को इवेलुएट करना पड़ेगा तो पूरे सरफेस के लिए करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका प्रोजेक्शन एक सर्कल आ रहा है, सिंपल सा एक प्लेन आ रहा है, तो उस प्लेन पे हम लोग को सरफेस इंटीग्रेशन इवेलुएट करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू दिस, इस सरफेस पे, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई सा भी जिस सरफेस पे इंटीग्रेशन करना होता है उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं किसी प्लेन पे, कोई सा भी एक प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, और वो जो एक नया रीजन बना, प्रोजेक्ट करके एक नया रीजन बना, ठीक, जिसका नाम आर देंगे, तो उसी रीजन पे अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन इवेलुएट करें तो वही हमारा आंसर होता है। हम लोग यही करेंगे भी, ठीक ना, यही करेंगे भी। तो अब जानते हैं कि इसे करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सिर्फ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कैसे करते हैं वो। तो यहाँ पे सपोज करो आप, तो यहाँ पे एक छोटा सा अगर एरिया लेंगे ना, तो इस एरिया का भी प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक। ये अगर इस एरिया को इस तरह से बनाए, इसको थोड़ा डार्क करके बनाना पड़ेगा, ये जो लाइन है, ये जो इसका प्रोजेक्शन आप लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करो, दिख रहा है, ठीक है। इस सरफेस का प्रोजेक्शन यहाँ पे है। इसी तरह अगर यहाँ भी छोटा सरफेस लेंगे इसका भी कुछ प्रोजेक्शन होगा, यहाँ पे छोटा सरफेस लेंगे इसका भी कुछ प्रोजेक्शन होगा, ठीक ना। तो पूरा अगर एरिया में अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन इवेलुएट करेंगे तो वो एरिया कैसे बना, हर एक छोटा छोटा का प्रोजेक्शन से ही तो ये एरिया बना है ना। इसीलिए इस एरिया पे अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो पूरे जो भी एरिया है उसके लिए इवेलुएट हो जाता है, ठीक। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि इसका प्रोजेक्शन होता कैसे है, ठीक। तो ये था थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कि इसका प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। और ऐसा हम लोग इस सरफेस के लिए भी कर सकते हैं और ZY प्लेन पे भी ऐसा प्रोजेक्शन हम लोग कर सकते हैं। कोई भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे ऐसा हम लोग प्रोजेक्शन सरफेस का कर सकते हैं, और वही प्रोजेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन इवेलुएट करेंगे। अब एक बात और खास बात है यहाँ पे कि अगर सपोज करो एक कोई क्लोज कर्व है, क्लोज सरफेस है, अब क्लोज सरफेस का अगर आप प्रोजेक्शन लो, ठीक ना, सपोज करो एक बोतल, अगर सपोज करें कि ये एक बोतल है, ठीक ना, अगर इस बोतल का प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे, तो बोतल का प्रोजेक्शन लेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो शेडो बन पा रहा है यहाँ पे इस टाइप में प्रोजेक्शन बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो प्रोजेक्शन है, अब ये प्रोजेक्शन किस सरफेस का आया, बाहर वाला सरफेस का आया कि अंदर वाला सरफेस का आया, ये हम लोग निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी भी ऐसा सरफेस का प्रोजेक्शन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक ना, ऐसा सरफेस का प्रोजेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना कि बाहर वाला सरफेस का ये प्रोजेक्शन बन रहा कि इस साइड वाला का सरफेस यहाँ पे बन रहा, मतलब प्रोजेक्शन इसका आ रहा,
ये एक ओपन सरफेस था, ये एक फ्लैट सरफेस था। या अगर हेमीस्फीयर भी ले रहे हैं ना, तो हेमीस्फीयर से भी अगर हम लोग यहाँ से मतलब पास करें, यहाँ से अगर कोई लाइन पास करें तो कोई 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर पास करेंगे तो कोई 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेगा। जैसे अगर स्फीयर है, सपोज करें एक स्फीयर है, ठीक, अगर स्फीयर पे अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो ऐसा वाला सरफेस को हम लोग ऐसा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, उसको जो सरफेस है उसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे पार्ट में जिसका कि हम लोग प्रोजेक्शन ले सकें। जैसे अगर स्फीयर है तो स्फीयर का हम लोग प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसका प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे तो इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे तो ये कोई 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक। तो ऐसा 2 पॉइंट पे कट नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे हेमीस्फीयर पे डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक। और ये दोनों हेमीस्फीयर के वजह से सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग इवेलुएट करके ये दोनों को एड अप कर देंगे, तो वो पूरे सरफेस के लिए इवेलुएट हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा ये बात याद रखें कि जब हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेते हैं तो हमेशा उस सरफेस का लेंगे जिस सरफेस पे अगर हम लोग कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचे, मतलब उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना चाहें तो वो कोई 2 पॉइंट पे कट ना करे, ठीक। तो ये था ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कैसे होता है। अभी से सीखते हैं कि इवेलुएट कैसे करते हैं। ये बस हम लोग एक विजुअलाइजेशन लिए कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो सपोज करें कि ये कोई एक प्लेन था और इस प्लेन का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिए तो कुछ इस टाइप से बना, ठीक। और इसके लिए सरफेस इंटीग्रेशन क्या था, इसके लिए सरफेस इंटीग्रेशन था, हम लोग डबल इंटीग्रेशन लिख रहे हैं या फिर सिंगल इंटीग्रेशन लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डबल इंटीग्रेशन यूज कब करते हैं, जब 2 वेरिएबल पे चेंज हो रहा हो। जैसे अगर हम लोग सिंपल जब 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो होता था ना dx, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन होता था x, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें कि 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है, dx इंटू dy है, तब हमें इसे डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो इसी तरह से सरफेस क्या होता है, सरफेस तो एक 2 डायमेंशन होता है ना। किसी का भी अगर सरफेस निकालेंगे, सपोज करें ये इधर है x एक्सिस और इधर है y एक्सिस, ऐसा सपोज करेंगे तो ये क्या है dx, ये dy होगा और ये dx होगा। अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो dx इंटू dy होगा, ठीक ना। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस के लिए निकल जाएगा। अगर ये छोटा सा पार्ट है कोई बड़ा एरिया का तो ऐसा 2 टर्म आता है चेंज होने वाला, इसीलिए हम लोग इसमें डबल इंटीग्रेशन देते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर ऐसा डबल इंटीग्रेशन नहीं देना तो यहाँ पे सिंपली s लिख देंगे तो समझ में आ जाता है कि सरफेस इंटीग्रेशन है। लेकिन हम लोग अभी इसको डबल इंटीग्रेशन दे रहे हैं, आप लोग समझ गए इसीलिए, ठीक है। तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर कोई वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है a और अगर इसका ds वेक्टर इसी पे है, इस तरह से ds वेक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो a वेक्टर और ये ds वेक्टर है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जोड़ देते हैं, यही हमारा होता है एरिया वेक्टर, सॉरी सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब हम लोग ds वेक्टर को किस तरह से डिफाइन किए थे, तो ds वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ds है और इसका जो डायरेक्शन है वो n कैप के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds इंटू एन कैप, यानी कि ये हो जाएगा a डॉट एन कैप इंटू ds, ठीक ना। ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन। इसे बस हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ds के जगह में ये वेक्टर पुटअप किए और फिर ये सब हुआ, ठीक। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब इसका प्रोजेक्शन लिए तो ये छोटा सा जो एरिया होगा इसका भी तो प्रोजेक्शन मिलेगा ना हमें, ठीक। यहाँ पे एक एरिया लिए हैं, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे इस एरिया पे कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से हर एक छोटा छोटा एरिया के लिए प्रोजेक्शन से ये एक रीजन बना है R। तो करते क्या है, ये जो सरफेस इंटीग्रेशन था इस सरफेस के लिए, इसको अब इवेलुएट करेंगे R रीजन के लिए, ठीक ना। यहाँ पे S से R हो गया क्योंकि इसका प्रोजेक्शन वाला अब सरफेस एरिया ले रहे हैं। फिर इसे लिखेंगे a डॉट n इंटू ds, ये लिखेंगे, ठीक। अब R रीजन पे ये ds अलग होगा, ठीक ना। इसके लिए था ds वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब इसके लिए क्या होगा ये ds, उसके लिए अब हम लोग देखें तो सपोज करें कि ये एक प्लेन था, इस टाइप में प्लेन था, ठीक ना, इस टाइप में प्लेन था जिसका डायरेक्शन इस टाइप इधर था और ये जेड एक्सिस
क्योंकि यहाँ पे जेड एक्सिस इस तरह से है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जेड एक्सिस के टाइप साइड में यूनिट वेक्टर के कैप लिखते हैं। तो सपोज करिए ये के कैप है और ये एरिया वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक, और इन दोनों का बीच के एंगल थीटा है, और इसका प्रोजेक्शन बन रहा है यहाँ नीचे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है नीचे, इस तरह से बन रहा है, ठीक ना। मतलब अगर ये सरफेस को अगर सिर्फ इसका हम लोग एज को दिखाएं, सिर्फ इसका एज को दिखाएं इस तरह से, और नीचे वाला सरफेस का सिर्फ एज को दिखाएं, एज कहने का मतलब पूरा सरफेस ऐसा है, सिर्फ हम इसका क्या दिखा रहे हैं, ऐसा एज को दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो सरफेस ऐसा झुका हुआ था उसको ऐसा झुका हुआ बना रहे हैं, और नीचे वाला सरफेस इस टाइप से है। तो इसका जो प्रोजेक्शन हुआ, इसका प्रोजेक्शन ये कितना होगा, वही प्रोजेक्शन वाला सरफेस को यहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक ना, क्योंकि हम लोग ये अब आर रीजन पे कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, सपोज करें इसको इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, ठीक। ये कोई सरफेस है, तो सरफेस इंक्लाइंड वाला और ये उसका रीजन वाला, ठीक ना, जो प्रोजेक्ट करके आया था वो रीजन है ये। और यहाँ पे एरिया का वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो इस साइड में था, और जो के कैप है वो इस साइड में है, और इन दोनों का बीच के एंगल को क्या माने हैं, थीटा माने हैं। तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे थीटा होगा, तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये तो ऑलरेडी 90 है। तो अगर यहाँ पे सब एंगल को सम अप करके 180 करेंगे तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा, ठीक ना। तो इसका ये क्या था, ये था dx इंटू डी वाई, क्योंकि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किए है ना। तो अगर ये x है, सपोज करें ये क्या है, ये है x dx, छोटा सा चेंज dx में, और ये क्या है dy, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, dx इंटू डी वाई। तो यही इसका एरिया dx इंटू डी वाई बना, और इसका एरिया कितना था, ds था, क्योंकि इस ds का ही यहाँ पे प्रोजेक्ट किए हैं, और dy इंटू डी एक्स बना है इसका एरिया, ठीक है। तो अगर dx इंटू डी वाई को लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं ds कोस थीटा, dx इंटू डी वाई को लिख सकते हैं ना, ds कोस थीटा। तो ds कोस थीटा करेंगे तब dx इंटू डी वाई मिलेगा। अब ये कोस थीटा कितना होगा, तो क्योंकि के कैप और एन कैप के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें के कैप डॉट एन कैप, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर निकाले तो क्या होगा, एन कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू मोड ऑफ एन कैप इंटू मोड ऑफ के कैप इंटू कोस थीटा। और क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा एन कैप इंटू के कैप, यानी कि कोस थीटा के जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसको इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एस कोस थीटा, और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा अगर इधर लिख दें तो ये हो जाएगा, कोस थीटा की जगह में ये लिख देते हैं, ये हो जाता है एन कैप डॉट के कैप, और इसमें मोड लगाते हैं क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें, सपोज करें ये कोई वही सरफेस है, ठीक ना, और ये एन कैप, ये के कैप है, ठीक, और एरिया वेक्टर इस साइड में है, इस साइड में, तो कहीं भी आप देखो तो ये क्या होगा, ये होगा 0 से सिर्फ 90 हो सकता है, 90 डिग्री, ठीक ना, यहाँ से सिर्फ 90 डिग्री हो सकता है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो ये 0 से 90 तक होगा, तो मिनिमम टू मिनिमम 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मोड लगाते हैं, ठीक है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन ओवर आर ए वेक्टर इंटू एन कैप, और डी एस का जगह में क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एन कैप इंटू के कैप, ठीक ना, ठीक। तो जब एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं तब डी एस को इस तरह से लिखते हैं, ये जो है डी एस को इस तरह से लिखते हैं। जब वाई जेड प्लेन में करेंगे तो क्या लिखेंगे सिमिलरली, तो यहाँ पे डी वाई हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एन कैप डॉट, यहाँ पे वाई और जेड है तो यहाँ पे आई कैप हो जाएगा। मतलब कि अगर एक्स नहीं है ना तो उसका यूनिट वेक्टर को यहाँ पे रख देना है, ठीक ना। क्यों, अगर आप लोग वही प्रोसेस से सोल्व करोगे तो यही आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोग, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट किए थे तो इस तरह का डी एस आया, अगर वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इस टाइप का डी एस आएगा, ठीक ना। और अगर इसे जेड एक्स प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो डी एस को फिर से क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डी एक्स डी जेड डिवाइडेड बाई
मॉड ऑफ एन कैप इंटू यहाँ पे हो जाएगा जे कैप। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारा सरफेस इंटीग्रेशन होगा उसका सरफेस का प्रोजेक्ट करेंगे कोई एक प्लेन पे, या तो वाई जेड प्लेन पे या तो एक्स वाई प्लेन पे। ठीक, और फिर उसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, उसका जो एरिया वेक्टर है डीएस वेक्टर उसको हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि किस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह से डीएस वेक्टर लिखेंगे, वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह से डीएस वेक्टर लिखेंगे, और अगर एक्स जेड प्लेन पे करेंगे तो इस तरह से डीएस लिखेंगे। ठीक ना, और फिर इसको इवेलुएट करेंगे। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ठीक ना।